हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट एडवांस स्पेक्ट्रल एनालिसिस ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 4 देख रहे हैं स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे CEMS टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक एक्चुअली हमसे मिस हो गया था, ठीक है। हमने LC-NMR के बाद डायरेक्ट HPTLC पढ़ा दिया था, तो ये टॉपिक हमसे मिस हो गया था। तो आज इस टॉपिक को देखेंगे और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो फटाफट कॉपी और पेन लेके हमारे साथ लेक्चर में बने रहिएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस टॉपिक को हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि CEMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए CEMS तो आप लोग जान गए होंगे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, ठीक है। CE का मतलब यहाँ पे है स्टूडेंट कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैसे कि हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 12th लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बी फार्मा में भी पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो CEMS का पूरा नेम क्या हो गया, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, तो इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि ये टेक्निक दो अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक को कंबाइन करके बनाया गया है, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस को और मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक को कंबाइन करके। ओके, यहाँ पर देखिए कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या काम करता है, तो कह रहा है कि सेपरेट कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज बाय साइज रेशियो। तो देखिए ये भी कंपाउंड को सेपरेट करता है ना, मिक्सचर है उसमें जो भी ढेर सारे कंपाउंड होंगे उनको वो सेपरेट करेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज बाय साइज रेशियो, ठीक है। जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम लोग बार बार पढ़ते चले आ रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री का क्या काम होता है। कह रहा है आइडेंटिफाइज कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर मास टू चार्ज रेशियो, और ये जब यहाँ से कोई कंपाउंड चार्ज बाय रेशियो के हिसाब से सेपरेट होगा तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि वो कंपाउंड कौन सा है बाय देयर मास टू चार्ज रेशियो। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोनों टेक्निक के बारे में कि ये आपका क्या करेगा, कंपाउंड को सेपरेट करता है, ठीक है। जबकि ये उस कंपाउंड के बारे में पता लगाता है कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो कौन सी कंपाउंड है। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या बन के आएगा CEMS का, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि CEMS यानी कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ हाइफेनेटेड एनालिटिकल टेक्निक दैट कंबाइन द हाई सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी CEMS जो है वो आपका एक कंबाइंड एनालिटिकल टेक्निक है जो कि आपका हाई सेपरेशन एफिशिएंसी ऑफ कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो उसमें कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या करेगा, हाई सेपरेशन देगा, ठीक है। यानी मिक्सचर में से कंपाउंड को अच्छी तरीके से सेपरेट आउट करेगा विद द हाई सेंसिटिविटी एंड आइडेंटिफिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और साथ ही साथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो उससे अटैच है वो आपका क्या करेगा, तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो ये इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बन के आता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम देख लेते हैं पहले कि CE का अगर हम डायग्राम देखें कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये छोटा सा मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आप इसे अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इंडिविजुअली दोनों को देख लेते हैं कि CE कैसे है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे है, फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ओके। और ये वाला डायग्राम आपका है मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, ठीक है। यानी ये है मास स्पेक्ट्रोमीटर और ये है आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखिए कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या क्या आपके पार्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक यहाँ पे ये दो हम लोगों ने क्या लिया है, पॉट लिया है कह सकते हैं, या बीकर है हमारे पास, ठीक है। और इन दो बीकर में ये जो ब्लू कलर से शो हो रहा है इनके अंदर हम लोगों ने बफर रखा हुआ है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, बफर रिजर्वायर हो गया, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला बफर रिजर्वायर हो गया, ठीक है। अब हम यहीं पे देख रहे हैं कि एक रेड कलर का देखिए पाइप लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में इस बफर रिजर्वायर से इस बफर रिजर्वायर में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो गया है यही है हमारा कैपिलरी ट्यूब, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो यानी बफर रिजर्वायर में हमारा ये कैपिलरी ट्यूब डिप किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए एक एनोड है जो कि हाई वोल्टेज के साथ यहाँ पे देखिए अटैच है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ कैथोड है, ये भी आपका हाई वोल्टेज से कनेक्ट है, ठीक। अब हम यहाँ देख रहे हैं कैपिलरी ट्यूब पे ही हमारा यहाँ पे डिटेक्टर लगा है और डिटेक्टर हमारे सिस्टम से अटैच है। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि हमारे पास दो बफर रिजर्वायर होने चाहिए। दो जो बफर रिजर्वायर हैं उसमें एक में एनोड रहेगा, एक में कैथोड रहेगा, ओके। और ये एनोड और कैथोड आपके हाई वोल्टेज से अटैच रहेंगे। फिर ये जो बफर रिजर्वायर है यहाँ से कैपिलरी ट्यूब पास करेगा, यहाँ पे डिटेक्टर और यहाँ पे डेटा रहेगा, ठीक है। डेटा सिस्टम
के लिए कंप्यूटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो सैंपल हमारा होता है उसको इंजेक्ट करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। लाइक हम डायरेक्ट सैंपल इस बफर के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर कैपिलरी के पास से भी हमें मिलता है कि हम यहाँ से जब ये बफर रिजर्वायर इधर से जाएगा तो यहीं से हम सैंपल को प्लेस्ड कर दें यहाँ पे, और ये बफर रिजर्वायर इससे होते हुए ऐसे पास करेगा, ठीक है। अलग अलग मेथड होता है। तो ये इस तरीके से आपका हो गया कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे देखिए ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर का इंस्ट्रूमेंटेशन है जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 चैम्बर होता है, ठीक है। कितने? 4 चैम्बर होता है। स्लिट ए एंड स्लिट बी के बीच का जो फर्स्ट चैम्बर है ग्रीन कलर से, उसे हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन चैम्बर। स्लिट बी एंड स्लिट सी के बीच जो येलो चैम्बर है उसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन चैम्बर। स्लिट सी एंड स्लिट डी के बीच में जो ये ऑरेंज वाला चैम्बर है इसे हम लोग बोलते हैं आयन एक्सेलरेशन चैम्बर। एंड स्लिट डी एंड ई के बीच में जो ये स्काई ब्लू कलर का चैम्बर है इसे हम लोग बोलते हैं मास एनालाइजर, ओके। और इस मास एनालाइजर के पास हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउन कलर का 2 मैग्नेट लगे रहते हैं, ठीक है। और जो ये मास एनालाइजर होता है वो हमारा डिटेक्टर से कनेक्ट होता है और डिटेक्टर हमारे रिकॉर्डर से कनेक्ट होता है। इतनी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। जब भी आप बनाएंगे तो देखिए अलग अलग भी बना दीजिएगा, और फिर एक साथ जब दिखाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि सैंपल हम डालते हैं वेपराइजेशन चैम्बर में, वो सैंपल वेपर फॉर्म में हो जाता है। देन यहाँ पे आयन फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन गन वगैरह रहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर डिटेल में देखा होगा तो, ठीक है। जिससे कि जो सैंपल है वो आयन फॉर्म में हो जाता है कन्वर्ट, फिर ये आगे साइड मूव करता है तो इसे कहते हैं आयन एक्सेलरेशन चैम्बर। देन यहाँ मास एनालाइजर में जाता है और वो अपने मास बाई चार्ज रेशियो के हिसाब से डिटेक्टर के पास उसको रीड करता है और हमारा यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो ये 2 अलग अलग तरीके से मैंने आपको स्कीमेटिक डायग्राम के हेल्प से बताया कि आपका कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे वर्क करता है और मास स्पेक्ट्रोमेट्री कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम इसको कंबाइन करके भी आगे देख लेते हैं कि कैसे ये काम करता है। लेकिन अब इससे पहले हमें इसका प्रिंसिपल जानना जरूरी है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम किसी भी एनालिटिकल टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं तो उसका प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने इंडिविजुअली आपको बता दिया डायग्राम के हेल्प से कि कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट है तो दोनों इंस्ट्रूमेंट का अपना अलग अलग प्रिंसिपल होगा, है ना। क्योंकि पहला वाला हमारा क्या कर रहा है, सेपरेशन कर रहा है, जबकि दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो एमएस है वो हमारा आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कंपाउंड का, ठीक है। तो सेपरेशन वाला जो हमारा है यानी कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये पहले समझते हैं। प्रिंसिपल में कह रहा है पहला पॉइंट कि द प्रिंसिपल ऑफ CEMS इज बेस्ड ऑन 2 सिक्वेंशियल प्रोसेसेस। देखिए 2 सिक्वेंशियल प्रोसेस पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या करेगा, सेपरेशन बाई CE। तो चूंकि हमारा जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है वो सेपरेशन कंपाउंड का करता है, तो कैसे करेगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि अ सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू अ नैरो फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी फिल्ड विथ एन इलेक्ट्रोलाइट बफर। तो जैसा कि मैंने बताया कि देखिए ऐसे हमारा था, है ना, यहीं से ऐसे कैपिलरी मान लीजिए ऐसे कैपिलरी ट्यूब गया हुआ था, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अ सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू अ नैरो फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी। तो ये जो कैपिलरी होता है स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसी के अंदर ऐसे सिलिका फ्यूज्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिका के कोटिंग रहती है, ठीक है। ये सिलिका की कोटिंग रहती है, इसीलिए इसे बोला है फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी इसको बोला है, ठीक है। अब इसी कैपिलरी के अंदर हम लोग सैंपल को इंजेक्ट करेंगे। लाइक यहाँ से मान लीजिए हमने सैंपल इंजेक्ट किया, ठीक है, जो कि आपका बफर से भी फिल्ड रहेगा क्योंकि ये बफर के अंदर डिप किया हुआ है, तो बफर इधर से पास होता जाएगा और यहाँ से इसको सैंपल मिलता जाएगा और दूसरे बफर साइड ये जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि हाई वोल्टेज लगभग 10 to 30 किलोवोल्ट इज अप्लाइड। अब हमने देखा था कि यहीं से एक एनोड ऐसे जा रहा था और यहाँ से एक कैथोड ऐसे जा रहा था और एक हाई वोल्टेज के साथ ये क्या था, कनेक्ट था। तो वही कह रहा है कि एक हाई वोल्टेज यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं जो कि आपका 10 to 30 किलो वोल्ट होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि चार्ज मॉलिक्यूल्स माइग्रेट एट डिफरेंट स्पीड अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी, चार्ज बाई साइज रेशियो। अब चूंकि यहाँ पे इसको यहाँ से स्टूडेंट वोल्टेज दिया गया है, करंट पास कराया गया है, तो अब जो भी चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज एंड साइज रेशियो वो मूव करते जाएंगे। स्मॉलर एंड हाईली चार्ज आयन माइग्रेट फास्टर। जो भी यहाँ पे आपके चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे सैंपल के अंदर, ठीक है, वो जो उसमें जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, और जिस पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा वो आपका बहुत जल्दी माइग्रेट करेगा देन लार्जर और लेस चार्ज। जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर लेस चार्ज मॉलिक्यूल होंगे वो आपका स्लोअर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है।
और अब यहाँ पे देखिए हम लोग दूसरा स्टेप जो है हमारा डिटेक्शन बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यानी कि दूसरा वाला प्रिंसिपल क्या कहता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो भी हमारे सेपरेटेड कंपाउंड आएंगे, है ना, पहला से हमने कंपाउंड को क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। अब जो हमारे सेपरेटेड कंपाउंड आएंगे उनका आइडेंटिफिकेशन करेगा हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि द सेपरेटेड कंपाउंड इंटर द MS थ्रू NESI यानी इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन इंटरफेस। तो अब जो भी हमारे सेपरेटेड कंपाउंड आएंगे सी से होते हुए, वो अब क्या करेगा, जो भी हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके अंदर वो इंटर करेगा फर्स्ट आयोनाइजेशन चैम्बर में, है ना। जैसे वेपराइजेशन चैम्बर था, आयोनाइजेशन चैम्बर था, उसी तरीके से कहाँ इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन चैम्बर जो होता है वहाँ पे इंटर करेगा, ठीक है। अब करें कि ESI कन्वर्ट द कंपाउंड इनटू गैस फेज आयन। चूंकि ये आयोनाइजेशन चैम्बर है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे कंपाउंड आएंगे उसको वो क्या करेगा, आयन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। द मास एनालाइजर सेपरेट आयन अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो। अब ये धीरे धीरे मास आयोनाइजेशन से आपका एक्सेलरेशन चैम्बर में जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन चैम्बर से मास एनालाइजर चैम्बर में जाएगा, ठीक है। एनालाइजर चैम्बर में जब जाएगा तो वहाँ पे वो अपने मास बाय चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेपरेट होता जाएगा। एंड द डिटेक्टर रिकॉर्ड द आयंस एंड प्रोड्यूसेस अ मास स्पेक्ट्रम फॉर आइडेंटिफिकेशन। और फिर जो डिटेक्टर होगा वो आपका डिटेक्ट करेगा, ठीक है, उनके मास बाय चार्ज रेशियो को डिटेक्ट करेगा और फिर वो एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके हमें सिस्टम के ऊपर शो कर देगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि पर्टिकुलर जो हमारा कंपाउंड था वो कौन सा था। ओके, तो दोनों का प्रिंसिपल हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन देख रहे हैं स्टूडेंट, आप मोस्टली जगह देखोगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन का यही डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये आपका हर जगह आप नेट पे भी देखोगे तो यही डायग्राम दिया गया है, मैं इसको बता दे रही हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट है इतना, ये आपका CE से रिलेटेड है ना, क्योंकि देखिए बफर रिजर्वायर है, एनोड है, ये हाई वोल्टेज से जो कनेक्ट था, और ये हमारा यहाँ से ऐसे कैपिलरी गया हुआ है, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब गया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, ये वाला जो पोर्सन है ये मास का है, क्योंकि ESI इंटरफेस है। यहाँ से आपका कैपिलरी से कंपाउंड सेपरेटेड होते हुए मास के आयोनाइजेशन चैम्बर में यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और फिर ये आपका आगे पास होता जाएगा जहाँ पे मास एनालाइज़र होगा, ठीक है, वहाँ तक ये पास होता जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि ये हमारा आगे कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहता है, ठीक है। तो बहुत इजी है, इसे समझिए कि देखिए ये हमारा क्या है, बफर रिजर्वायर है, इसके अंदर हमने बफर भरा है, ये हमारा हो गया एनोड और ये हमारा हो गया कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब आपका कनेक्ट है ESI इंटरफेस से, और यहाँ पे हमने एनोड को अटैच कराया है हाई वोल्टेज अप्लाई के साथ, ठीक है। फिर ये हमारा ESI हाई वोल्टेज हो गया और ये मास स्पेक्ट्रोमीटर का पार्ट हो गया। यहीं से आपका जो भी सेपरेटेड कंपाउंड है यहाँ से आयन फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए आगे साइड बढ़ेगा, ठीक है। ये ESI इंटरफेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, समझिए, इंटरफेस मतलब जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, यानी कंपाउंड यहाँ से सेपरेटेड होते हुए यहाँ आ रहा है, अब यही सेपरेटेड कंपाउंड हमारे मास स्पेक्ट्रोमीटर में जाएगा, तो यही सेपरेटेड कंपाउंड अब यहाँ मास स्पेक्ट्रोमीटर के आयोनाइजेशन चैम्बर में जाएगा, मास एनालाइजर चैम्बर में जाएगा, इस तरीके से पास होगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको और अच्छे से बनाना यदि चाहेंगे तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं चैम्बर वाइज की, ये आपका यहाँ से कंपाउंड आयोनाइजेशन चैम्बर में गया, फिर वेपराइजेशन चैम्बर में गया, देन आयोनाइजेशन चैम्बर में गया, देन एक्सेलरेशन चैम्बर में गया, एंड फिर मास एनालाइजर चैम्बर में जाकर डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो देखिए सिंपल में, शॉर्ट में आप यही देख लो, क्योंकि ये मोस्ट जगह आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन, किसका, CEMS का कॉमन इंस्ट्रूमेंटेशन है ये, ठीक है। तो अब इंस्ट्रूमेंटेशन के सभी पार्ट्स को अच्छे से हम लोग समझते हैं, 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए, देखिए सैंपल इंजेक्टर, ये कहाँ पे यूज होगा सैंपल इंजेक्टर स्टूडेंट, CE में, है ना। कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ही तो हम लोग कैपिलरी के अंदर ही तो सैंपल को इंजेक्ट करेंगे, तो ये CE का पार्ट हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि सैंपल इज इंजेक्टेड इनटू द कैपिलरी ट्यूब, जो सैंपल है हमारा वो आपके सिलिका फिल्ड कैपिलरी ट्यूब के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। द मोस्ट कॉमन सैंपल इंट्रोडक्शन इज एन इलेक्ट्रोकाइनेटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक टाइप ऑफ इंजेक्शन। तो जो मोस्ट कॉमन आपका सैंपल इंट्रोडक्शन के लिए यूज होता है वो आपका है इलेक्ट्रोकाइनेटिक या फिर हाइड्रोस्टैटिक टाइप इंजेक्शन, ओके। फिर अब क्या होगा, हमारा वहाँ पे दूसरा आ रहा था कैपिलरी, जिसके नाम पे ही पड़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन का नाम। तो कैपिलरी कैसा था, तो फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी है ना, क्योंकि जो कैपिलरी हमारा बना हुआ है यहाँ पे उसके सरफेस पे सिलिका का कोटिंग किया गया है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, फ्यूज्ड सिलिका कैपिलरी।
इज अ नैरो ट्यूब, जो कि एक नैरो ट्यूब है, टिपिकली 10 to 100 माइक्रोमीटर इंटरनल डायमीटर, जिसका अंदर का डायमीटर आप देखेंगे तो वो 10 to 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है, अलग अलग कैपिलरी ट्यूब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट एक्ट एज द सेपरेशन कॉलम, और यही आपका सेपरेशन कॉलम होता है, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या होता है, जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं अकॉर्डिंगली मूव करते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा आता है बफर रिजर्वायर, जो कि हम लोग कहाँ ले रहे थे, ऐसे देख रहे थे, बीकर लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर हम लोग क्या किए थे, बफर को फिल किए हुए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका बफर रिजर्वायर, जो कि कह रहा है कि सुटेबल बफर इज सेलेक्टेड फॉर द इलेक्ट्रोऑस्मोटिक एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बेस्ड ऑन एनालाइट बिहेवियर एंड पीएच कांस्टेंट। तो हम लोग जो सुटेबल होगा, जैसा हमारा सैंपल होगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना सेलेक्ट करते हैं बफर की, कैसा बफर लेना है, ठीक है। तो बफर रिजर्वायर हमारा किस पे डिपेंड करता है, जो भी एनालाइट है उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, ओके। फिर हमने देखा सी के अंदर आता है हाई वोल्टेज सप्लाई करने के लिए, है ना, हाई वोल्टेज। तो कह रहा है कि अप्लाइज 10 to 30 किलो वोल्ट हाई पोटेंशियल अक्रॉस द कैपिलरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे थे, हाई पोटेंशियल दे रहे थे, करंट की सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। इट ड्राइव्स द माइग्रेशन ऑफ चार्ज एनालाइट्स। जब हाई वोल्टेज हम लोग देते हैं तभी हमारा जो एनालाइट के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो आपके मूव करने लगते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोड, जो कि हम लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं एनोड और कैथोड, इसे इलेक्ट्रोड करते हैं। तो कह रहा है कि एन इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, जो कि आपके एनोड और कैथोड के फॉर्म में प्रेजेंट थे, हमारे बफर रिजर्वायर के अंदर डिप किए हुए थे, ओके। और नेक्स्ट हमारा आता है CEMS इंटरफेस, यानी कि ये इंटरफेस, यानी कि देखिए CE से होता हुआ कंपाउंड जाएगा, और M देखिए होता क्या है कि CE से जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे सेपरेट किया, अब यहाँ से सेपरेटेड कंपाउंड, पर्टिकुलर सेपरेटेड कंपाउंड अब मास स्पेक्ट्रोमीटर में एंट्री करेगा। तो यहाँ से सेपरेट हुआ और यहाँ पे एंट्री किया, तो ये बीच वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं जो इंटरफेस, है ना, कि यहाँ से कंपाउंड निकला और यहाँ जाके मास में एंट्री कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं। तो कह रहा है कि कनेक्ट CE टू मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये ऐसा इंटरफेस होता है जो कि CE को MS से कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड कन्वर्ट द लिक्विड कमिंग फ्रॉम द CE इनटू चार्ज गैस फेज आयन। और जो भी हमारे सेपरेटेड कंपाउंड आ रहे हैं, यदि वो लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसे क्या करेगा, चूँकि मास के अंदर सबसे पहला जो चैम्बर होता है वो वेपराइजेशन चैम्बर होता है, तो उसे वेपर फॉर्म में बदलेगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि वो लिक्विड है तो उसे वेपर यानी गैस में कन्वर्ट करेगा, देन उसे फिर आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर जो हमारे आयंस होते हैं वो आगे शायद एक्सेलरेट करते हुए मास एनालाइजर के पास जाते हैं, और मास एनालाइजर का काम होता है कि सेपरेटेड आयन बेस्ड ऑन देयर मास बाय चार्ज रेशियो, और मास एनालाइजर उन्हें एनालाइज करके उनके मास बाय चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट आउट करते हैं। जो सबसे कॉमन एनालाइजर यूज होता है मास एनालाइजर, वो हमारा होता है क्वाड्रपोल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। इनके बारे में मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। आप जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में बताया। यदि आपको बल्कि कंटेंट चाहिए तो इन सभी के बारे में आप वहाँ से पॉइंट्स ले सकते हैं और अपने कंटेंट को और भी बल्कि बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसका नाम याद रखना कि मोस्ट कॉमन एनालाइजर जो यूज होता है वो है आपका क्वाड्रपोल एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब मास एनालाइजर से मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा तो वो जाता है डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर क्या करता है, जितने भी सेपरेटेड आयन है उसे डिटेक्ट करेंगे एंड कन्वर्ट आयन सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो भी आयन सिग्नल्स हमें मिलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फिर इसी सिग्नल को वो डेटा सिस्टम के पास भेजता है ताकि हमें स्पेक्ट्रा मिल जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रोसेसेस इलेक्ट्रोफेरोग्राम्स एंड मास स्पेक्ट्रा, यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, एंड आइडेंटिफाइज एंड क्वांटिफाइज एनालाइट, जिससे कि जो भी हमारा एनालाइट है, जो भी हमारा सेपरेटेड कंपाउंड था, हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा CEMS एक साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है एप्लीकेशंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कभी कभी आपको 2 नंबर में ऐसे ही पूछ लेता है कि एप्लीकेशन बताने के लिए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन भी देख लेते हैं हम लोग। पहला एप्लीकेशन कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ ड्रग। जो भी हमारा ड्रग है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन करता है CEMS। दूसरा पॉइंट कह रहा है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स। प्रोटीन और पेप्टाइड्स के सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है CEMS। थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मेटाबोलाइट्स इन बायोलॉजिकल सैंपल सच एज ब्लड, यूरिन एंड प्लाज्मा। तो जो भी हमारे बायोलॉजिकल सैंपल हैं, ठीक है, लाइक ब्लड, यूरिन या प्लाज्मा, इससे हम लोग मेटाबोलाइट्स को एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है डिटेक्शन ऑफ ड्रग ऑफ एब्यूज, पॉइजन एंड टॉक्सिक कंपाउंड इन बायोलॉजिकल सैंपल, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोले तो फॉरेंसिक
टॉक्सिकोलॉजी, ठीक है, यानी कहीं पे भी क्राइम वाले प्लेस पे यदि हम पता लगाना चाहें कि कौन सा ड्रग अब्यूज़ है या कौन सा पॉइजन यूज किया गया है, तो वहाँ पे हम लोग CEMS के हेल्प से सैंपल को कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनेंशियोमर इन फार्मास्यूटिकल्स। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर जो भी इनेंशियोमर्स हैं उनका ये सेपरेशन भी कर सकता है और आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है CEMS। एंड लास्ट हमारा आता है मॉनिटरिंग पॉल्यूटेंट, पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स इन वाटर एंड सॉइल सैंपल। यानी हमारे इन्वायरमेंट में कह सकते हैं लाइक वाटर या सॉइल सैंपल के अंदर यदि कोई पॉल्यूटेंट है या पेस्टिसाइड्स है तो हम इसका भी पता लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ CEMS, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस पेपर आप उठाकर देखेंगे तो, इसलिए ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर सेकेंड, पेज नंबर थर्ड, एंड पेज नंबर फोर्थ। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में स्टूडेंट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।